मटेरियल हैंडलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हैज़र्ड्स हैं, कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। मतलब जब आपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना होता है उस वक्त कौन कौन से ख़तरात हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ वहाँ पे आपको फेस करने को मिल सकते हैं। इसके अंदर जो की टर्म्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या है? ये एक इदारा है जो कि क्या करता है कि वर्क साइट से रेलिवेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है कि हाउ टू परफॉर्म योर ड्यूटी एंड जॉब इन एन इफेक्टिव मैनर। इसके अंदर कन्वेयर क्या होता है? एक मैकेनिकल ऑपरेटर्स होता है जो बल्कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। कन्वेयर जो बेल्ट आपने देखा होगा, अब इसका काम क्या होता है? इसके ऊपर मटेरियल को रखा जाता है और ये आगे क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। देन क्रेन क्या होती है? एक लार्ज मोबाइल ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि वेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी करता है और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी ये मूवमेंट करवा रहा होता है। और जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी है या शिप्स के अंदर कोई चीज़ स्टोर करनी होती है उसके अंदर इन क्रेन्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर फॉर्कलिफ्ट क्या है? एक पावर इंडस्ट्रियल ट्रक है जो हैवी मटेरियल को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पावर इंडस्ट्रियल ट्रक्स। पावर इंडस्ट्रियल ट्रक्स ये जितना भी आपका वर्क प्लेस पे हैवी मटेरियल जो कंक्रीट वगैरह है, आपका स्टील है या वहाँ पे क्रश हो रहा है, सेंड हो रहा है, इसको मूव करने के लिए जो आपके यूज़ होते हैं वो आपकी पावर इंडस्ट्रियल ट्रक्स होते हैं। स्क्रू कन्वेयर क्या होता है? स्क्रू कन्वेयर्स आर डिज़ाइन टू कन्वे फ्लोएबल सॉलिड मटेरियल। अब जो सॉलिड मटेरियल होता है तो उसको वहाँ पे आके पास करने के लिए ये स्क्रू कन्वेयर लगे होते हैं। अब ये एक तो कन्वेयर बेल्ट होता है जो कि पूरा इस तरह मूव कर रहा होता है। स्क्रू कन्वेयर के अंदर क्या होता है कि ये छोटे छोटे वहाँ पे रॉड्स बने होते हैं, ये रॉड्स वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं और उसके ऊपर से वहाँ पे मटेरियल आगे पास होता जाता है। इन्हें हम स्क्रू कन्वेयर कहते हैं। तो बल्कीनेस एंड वेट ऑफ मटेरियल, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपने कंसिडर करनी होती हैं जब भी आपने बल्की मटेरियल या हैवी मटेरियल को वहाँ पे आपने मूव करना होता है। अब मोस्टली जो रिकमेंडेड है कि जब भी एक वर्कर्स ने मैनुअली हैंडलिंग करनी है तो वो जस्ट 20 kg जो वेट है तो उसको क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा मैनुअली। अगर 20 kg से अबव है तो फिर या तो वो कोई टूल वगैरह का इस्तेमाल करेगा या तो वो अगर ज़्यादा हैवी है तो उसके अंदर क्रेन वगैरह या फॉर्कलिफ्टर वगैरह या ट्रक्स वगैरह का वो इस्तेमाल करेगा और इंडिविजुअली अकेला वो उस वेट को उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी वजह से उसे मसल इंजरीज भी हो सकती है, डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। अब जो मटेरियल है तो इसके अंदर दो टाइप के हैज़र्ड होते हैं। एक होता है बल्कीनेस, कि आपका मटेरियल जो है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है। और सेकंड होता है वेट ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। ये दो चीज़ें जो होती हैं जब भी आपने हैंडल करना होता है इन दोनों को कंसिडर करना होता है। तो जो बल्की मटेरियल होता है या हैवी मटेरियल है वो आपको बैक इंजरीज भी काज कर सकता है, स्पाइनल इंजरीज भी उसकी वजह से हो सकती हैं। और वर्कर्स जब भी इन मटेरियल को वहाँ पे लिफ्ट करते हैं तो उन्हें एक्यूट और क्रोनिक पेन तक हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है कि माइनर, और जो क्रोनिक है वो सीवियर पेन और या उनके मसल वगैरह डैमेज हो सकते हैं। अब इसके अंदर मेथड्स कौन से हैं जो कि इसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अगर एक वर्कर क्या कर रहा है कि मैनुअली इस मटेरियल को मूव करवा रहा है, हैंडल कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि किसी की हेल्प लेगा, किसी की असिस्टेंस के साथ ये काम करेगा। और जो भी बल्कि या ऐसा मटेरियल जिसको वो इजीली पकड़ नहीं सकता तो उसको जब भी उसने लिफ्ट करना होगा तो वो अकेला नहीं करेगा, किसी की हेल्प के साथ करेगा। और या तो वो मटेरियल अगर ज़्यादा हैवी है उसको भी वो अकेला हैंडल नहीं करेगा, उसके अंदर कोई टूल इस्तेमाल करेगा या किसी पर्सन की हेल्प लेगा। लोड वेट एंड मैकेनिकल मूविंग इक्विपमेंट्स। अब जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्रेन है, फॉर्कलिफ्टर है या कोई और टूल है, तो जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो उसको आपने कभी भी ओवरलोड नहीं करना। आपने वहाँ पे कंसिडर करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तमाम जो मटेरियल हैंडलिंग है उसके अंदर जो वेट स्पेसिफिकेशंस हैं, मैक्सिमम जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको आपने क्या करना है? मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। कन्वेयर के अंदर क्या क्या खतरात हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क वहाँ पे मौजूद है? पहला, वर्कर हैंड कैन caught at point where the conveyor run over support members। अब अगर एक ये कन्वेयर ऊपर से गुजर रहा है, ये वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे जब मटेरियल उतारा जा रहा होता है तो वर्कर का बीच में हाथ आ सकता है। सेकंड चीज़, इफ द कन्वेयर पासिस ओवर अ वर्क एरिया वर्कर कैन बी स्टक बाय फॉलिंग मटेरियल। अगर ये चीज़ आपके ऊपर से गुजरी और नीचे वर्कर जहाँ पे काम कर रहे हैं
तो यहाँ से मटेरियल गिर के वर्कर को इंजर्ड कर सकता है। उसके बाद वर्कर कैन बिकम कॉट एंड ड्रॉन इनटू कन्वेयर, और कन्वेयर के अगर पास वहाँ पे काम कर रहे हैं तो कन्वेयर के अंदर अगर उसको साइडों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बैरियर्स नहीं लगाए गए, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपके जो कपड़े वगैरह होते हैं या आप उसके दरमियान में फंस सकते हैं। ये किस डिफरेंट रिस्क हैं जो कि एक कन्वेयर के साथ मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, एक तो आपने डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, कन्वेयर जब ऊपर से पास हो रहा है उसके नीचे खड़े होकर काम नहीं करना। उसके बाद क्रेन आ जाती है कि क्रेन भी क्या कर रही होती है, हैवी मटेरियल की मूवमेंट के लिए उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्रेन की मूवमेंट हो रही है, क्रेन अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑपरेटर भी होना चाहिए, रिगर भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो कि प्रॉपरली वहाँ पे क्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। और जब क्रेन वेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेके जा रही है, उसके नीचे कोई वर्कर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। और वहाँ पे जो क्रेन की कैपेसिटी है, जो उसका बूम है और उसका जो रेडियस है, उसको भी आप एक्सीड नहीं करेंगे, उसको वहाँ पे प्रॉपर्ली बैरियर्स लगा के कंट्रोल करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स। पावर्ड इंडस्ट्रियल जो ट्रक्स होते हैं, इनके अंदर जो मोटर्स वगैरह लगी होती हैं या इंजन सिस्टम वगैरह मौजूद होता है जिसके थ्रू ये काम कर रहा होता है, और ये आपकी कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। और इनके ऊपर कोई नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं लगी होती हैं, जस्ट इनके ऊपर वहाँ पे नंबरिंग हुई होती है। और जो पावर इंडस्ट्रियल ट्रक्स हैं, तो ये जब रिवर्स हो रहे होते हैं या जब इनको लोडिंग या अनलोडिंग की जा रही होती है या जब इनको यूज़ किया जा रहा है, तो अगर ये प्रॉपरली इंस्पेक्टेड नहीं है, प्रॉपरली चेक नहीं है, तो इनकी वजह से वहाँ पर वर्कर्स वगैरह भी इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए फिर क्या करना होता है, एक तो जब आपने इन ट्रक्स को यूज़ करना है तो इनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करवा लेनी है, चेकिंग करवा लेनी है। उसके बाद इनकी कैपेसिटी से अबव इनको लोड नहीं करना। जब इनकी लोडिंग या अनलोडिंग करनी है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो वर्कर्स होंगे वो उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और जब भी इसको पार्क किया जाएगा, पार्किंग के दौरान इसके टायर के नीचे टॉय बोर्ड वगैरह या वहाँ पर चौक वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये ईजिली वहाँ पर पार्क हो सके। उसके बाद एर्गोनॉमिक सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिंसिपल्स। एर्गोनॉमिक सेफ्टी का मतलब होता है कि जो आपका काम करने का तरीकाकार है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका तर्ज अमल है, वो आपका एर्गोनॉमिक सेफ्टी आ जाती है कि कितने आप ट्रेंड है, कितने आपके पास नॉलेज अवेलेबल है। ये जितनी आपके पास होगा, जितना एक पर्सन किसी वर्क के बारे में नॉलेज रखता है, जितनी उसके पास स्किल्स हैं, वो इतना इफेक्टिवली उस जॉब को परफॉर्म करेगा। लेकिन एक पर्सन जो है उसके पास उस वर्क से रिलेवेंट कोई नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी फील्ड है, अब सेफ्टी फील्ड के लिए आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन से खतरात मौजूद होंगे, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तो अब आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं होंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने एक पर्सन जो कि प्रॉपर उस जॉब के लिए फिट है, उसी को वो जॉब दी जाए और किसी को फोर्सफुली वो काम ना करवाया जाए। और उसके अंदर जो भी पर्सन काम कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि जो उसकी प्रोडक्शन है और जो उसकी स्किल्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग वो काम करे, उससे वो एक्सीड ना करे। उसके बाद आ जाता है एजल्स एंड पैसेजवेज। एजल और पैसेजवेज क्या होती हैं कि वर्क साइट पे जब भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जब मटेरियल स्टोर किया जाता है तो मटेरियल मोस्टली आपका ये रैक्स के अंदर वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। और इन रैक्स के दरमियान जो एरिया आ जाता है, इसको हम किसका नाम देते हैं, पैसेज वे या एजल्स का नाम देते हैं। वो तंग रास्ते जो कि आपके इंडस्ट्रीज़ के दरमियान और शेल्फ्स के दरमियान मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर क्या कहा जाता है कि अब ये जो रास्ता है ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसके दरमियान में कोई चीज़ आपने स्टोर नहीं करनी, कोई भी मटेरियल नहीं रखना। उसके बाद इसके लिए सेपरेट एंट्री रूट और सेपरेट एग्जिट रूट होना चाहिए। मतलब एंट्री रूट और एग्जिट रूट सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तंग जगह है, वहाँ पे अगर फॉर्कलिफ्टर वगैरह गाड़ियाँ वगैरह मूव टर्न करेंगी तो वहाँ पे आपके खतरात हो सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इन्हें वहाँ पे वन वे ट्रैफिक ही इनके अंदर रखी जाती है। और सेकेंड, इसके अंदर आपने मटेरियल वगैरह को स्टोर वगैरह नहीं करना होता ताकि वहाँ पे इनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, वहाँ पे कोई वर्कर जो है इसकी वजह से इंजर्ड ना हो। क्लियर? नेक्स्ट फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, हैंड एंड पावर टूल्स। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों करेंगे कल 10:30 बजे आपने आ जाना।